बकरीद का पर्व मनाने के बाद एक लड़का गांव से वापस शहर में जाता है अपने खाने कमाने के लिए। उसकी बीवी, उसके बच्चे साथ चले जाते हैं। घर में रह जाती है एक बूढ़ी माँ। बूढ़ी माँ फ़ोन करके कहती है कि बेटा, मुझे तुम्हारी बहुत ज़्यादा याद आ रही है, एक अजीब सी घबराहट हो रही है, तुम ठीक तो हो ना? बेटा कहता है, माँ अभी तो मुझे गाँव से आए हुए 24 घंटे भी नहीं हुए हैं, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? सब ठीक है, मैं बहुत जल्दी तुमसे मिलने के लिए आने वाला हूँ, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अभी इस फ़ोन को किए हुए 24 घंटे का समय भी नहीं हुआ था कि गांव से एक बहुत ही भयानक खबर मिलती है कि तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। ये बात तो ठीक है, तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जिस वजह से माँ की मौत होती है, जिस वजह से माँ जाती है, उसको सुनने के बाद शायद आपकी भी आँखें शर्म से झुक जाएंगी। आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। आप भी सोचेंगे कि जहाँ हम रहते हैं उसी समाज में कुछ ऐसे लोग भी रहते हैं, शक्ल तो उनकी इंसानों से मिलती है लेकिन काम उनके जानवरों से भी ज़्यादा बदतर है। आज की कहानी वाकई आपको झकझोर सकती है, परेशान कर सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफ़ी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बिजनौर, और इसी ज़िला बिजनौर का एक नगीना देहात इलाका है, और इसी इलाके का गाँव लगता है सत्तारवाला। दरअसल बात कर रहा हूँ 16 जुलाई 2022 की। 16 जुलाई 2022 की सुबह लगभग 7 बजे के आसपास एक महिला है एक गांव के अंदर, सत्तारवाला के अंदर, गांव के अंदर। वो महिला आज सुबह 7 बजे भी घर से उठी नहीं है, घर से कोई आहट नहीं आ रही है। आसपास के लोग जो हैं वो परेशान है उस महिला को लेकर, क्योंकि वो सुबह ही 5 बजे उठ जाती है, लोगों से बातचीत करती है, नमाज़ पढ़ती है, नमाज़ पढ़ने के बाद तस्बीह पढ़ते हुए अक्सर वो घर के बाहर आकर बैठ जाती है। लेकिन आज वो महिला दिखाई नहीं दे रही है, और आसपास के लोगों को इसलिए भी चिंता होती है क्योंकि वो इस घर में अकेली रहती है। 4 बेटियां हैं, चारों की शादी हो चुकी है। एक बेटा है जो अपनी बीवी और बच्चों के साथ शहर में कमाने के लिए गया हुआ है, बाहर ही रहता है। अभी त्यौहार पर इस घर में बड़ी चहलकदमी थी। एक महिला पड़ोस की जब झांक के अंदर देखती है तो वो महिला आंगन में पड़ी हुई थी, जिसका नाम हाजरा है, उम्र लगभग 65 साल के आसपास। जैसे ही हाजरा को वो आंगन में पड़ा हुआ देखती है, खून से लथपथ है, और उसकी चीख निकल जाती है। उस महिला की चीखों की आवाज़ सुनने के बाद जो आसपास के घरों में लोग थे, आसपास के इलाके तक ये खबर फैल जाती है कि हाजरा का किसी ने कत्ल कर दिया है, उसे किसी ने मार दिया है। सबके सब यही पूछते हैं, यही एक दूसरे से बातचीत करते हैं, उस बूढ़ी औरत का क्या कसूर है, उस बूढ़ी औरत को किसने मारा है। ये मामला फिर इलाके की जो एसएसपी हैं वहाँ तक पहुँचती है। एसएसपी एक टीम गठित करते हैं और टीम मौके पर पहुंचती है। संबंधित थाने की पुलिस फोर्स भी पहुंच जाती है और मामले की जांच पड़ताल में जुट जाती है। फॉरेंसिक टीम हो, डॉग स्क्वाड हो, या एफएसएल टीम हो, स्वाट टीम हो, कई टीमें थीं जो यहां पर जांच पड़ताल में जुट जाती हैं, और ये पता करने के लिए कि आखिरकार इस महिला को कौन मार सकता है। कई घंटे बीत जाते हैं, लेकिन कई घंटे बीतने के बाद भी इस महिला की हत्या के संबंध में कोई सुराग नहीं लग रहा था। पुलिस वाले करें तो आखिरकार क्या करें। ये खबर जब पूरे गांव में आग की तरह फैलती है, सोशल मीडिया पर और अखबारों में ये खबर छपती है, तो कहीं ना कहीं पुलिस पर दबाव बढ़ने लगता है, और इस महिला के मरने की खबर चारों बेटियों तक पहुंचती है और बेटे तक पहुंचती है। बेटा रोता हुआ बिलखता हुआ अपने गांव आता है सत्तारवाला, और आने के बाद वही बात कहता है कि माँ ने मुझे फ़ोन करके कहा था कि एक घबराहट हो रही है, मुझे परेशानी हो रही है। घबराहट वो मेरे लिए कर रही थी, मुझे क्या पता था कि मेरी माँ अब इस दुनिया में नहीं रहेगी। वो पुलिस वालों से कहता है कि जो भी इस घटना के पीछे हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि वाकई एक बुज़ुर्ग महिला के साथ जो हुआ था या जिसकी उम्मीद थी उसको किसी ने सोचा भी नहीं था। दरअसल पुलिस अब जांच पड़ताल में जुट जाती है और आसपास के जितने भी लोग रहते हैं सभी से पूछताछ करती है। सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन शाम होने के बाद भी पुलिस को कोई ऐसा सुराग नहीं लग रहा था जिसके आधार पर कह सकें कि आखिरकार इस बुज़ुर्ग महिला की किसने और क्यों हत्या की है। आखिरकार एक ऐसा व्यक्ति जो गांव के ही व्यक्ति था, उसने कहा कि साहब, मुझे कुछ दाल में काला नज़र आता है। अब बात दाल में काला नज़र होने की वाली बात थी, तो पुलिस वाले यानी कि एसपी देहात रामर्ज कहते हैं कि तुम्हें दाल में काला नज़र आ रहा है, क्या बात है? तो कहता है कि साहब, मेरा नाम तो सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि घर में ही किसी ने इस महिला की हत्या की है। अब घर में 4 बेटियां हैं, एक बेटा है, बेटा बाहर रहता है, बेटे की फ़ोन की लोकेशन भी बाहर की पाई जाती है। लेकिन क्यों बेटा अपनी माँ को मारेगा, ये भी एक सवाल था, या बेटियां अपनी माँ को क्यों मारेंगी, ये भी एक सवाल था, और आसपास के लोग इस बुढ़िया को क्यों मारेंगी, ये भी एक सवाल था। घर का सामान जैसा था वैसे का वैसे ही रखा हुआ था, घर में किसी ने भी किसी सामान को हाथ लगाने की कोशिश नहीं की, लेकिन बुढ़िया के कुछ कपड़े थे जो तन से जुदा थे या फटे हुए थे, या उनको किसी ने फाड़ने की कोशिश की थी, ऐसा ज़रूर महसूस हो रहा था।
लेकिन इस बूढ़ी औरत के साथ कौन ऐसा गंदा घिनौना काम करेगा। जब वही मुखबिर पुलिस को बताता है तो वो कहता है कि साहब पूरा गांव इस बूढ़ी औरत के मरने को लेकर परेशान है, लेकिन इसी का जो सगा भतीजा है जिसका नाम वाजिद है, जिसकी उम्र लगभग 14 साल के आसपास है, पूरा गांव इस घर में जमा है। कोई दफन का इंतज़ाम कर रहा है तो कुछ एक दूसरे से दुख तकलीफ बांट रहे हैं, और वो ट्रैक्टर लेकर अपना खेत की तरफ जाता है, खेत पर जुताई करने के लिए। कुछ तो दाल में काला है। जब ये बात एसपी देहात राम अर्च को पता चलती है तो टीम उस लड़के के पास भेजती है जिसका नाम होता है वाजिद, जिसकी उम्र लगभग 24 साल के आसपास। हट्टा गट्टा एक लड़का। जब उसे पुलिस अपनी हिरासत में लेती है, पकड़ में लेती है, उससे बातचीत करने की कोशिश करती है तो वो इधर उधर की बातें करने लगता है। लेकिन जब पुलिस उससे अपने तरीके से सख्ती से पूछती है तो वो वाकई चौंकाने वाली बात करता है, और ऐसी बात जिसको सुनकर शायद किसी के भी रोंगटे खड़े हो सकते हैं। दरअसल 15 जुलाई की रात 2 बजे के आसपास ये लड़का ये हल्का फुल्का नशा करता है, कभी सूखा नशा तो कभी शराब का नशा, ऐसे ही नशा करता है। और ये अपनी छत पर सोया हुआ था। ये बताता है कि साहब मेरी बीवी 6 महीने पहले नाराज़ होकर अपने मायके चली गई थी, 6 महीने से लौटकर वापस नहीं आई है। मुझे रात में यौन संबंध बनाने की तलब उत्पन्न हुई, तब मुझे आसपास में याद आया कि इसकी सगी चाची घर में अकेली रहती है। लड़के की उम्र 24 साल और उस बूढ़ी औरत की उम्र लगभग 65 साल के आसपास। उस लड़के ने दीवार कूदता हुआ वो अपनी चाची के आंगन में पहुंचता है और वहां जाकर अपनी चाची को बुरी नीयत से दबोच लेता है। चाची की जब एकदम हड़बड़ाहट में आँख खुलती है तो वो जब शोर मचाने की कोशिश करती हैं तो उसका वो मुंह दबा लेता है, और इसी बात पर वो पूछती हैं या कोशिश करती हैं जानने की तुम कौन हो और तुम क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो। क्योंकि उस बूढ़ी औरत ने भी बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि कोई एक ऐसा व्यक्ति है रात के अंधेरे में जिसका चेहरा ढका हुआ है और वो व्यक्ति, वो आदमी उसके साथ गलत हरकत कर रहा है। वो बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि आखिरकार ये करने वाला व्यक्ति कौन है। उस लड़के ने उस बूढ़ी औरत के साथ उसके कपड़ों को नोचने की कोशिश की, उसके साथ रेप करने की जब कोशिश कर रहा है तब इस बीच में उस लड़के का हाथ उस बूढ़ी औरत के मुंह से हट जाता है, और बूढ़ी औरत की जब चीख निकलने ही वाली थी कि वो एक बार फिर से मुंह दबा लेता है और यहाँ से भागने की जब कोशिश कर रहा है, जाने की कोशिश कर रहा है, तभी जाते जाते वो बूढ़ी औरत आवाज़ लगाती है, वाजिद, तुम वाजिद हो ना। जब ये बात वाजिद कहते हो उसे आवाज़ लगाती है, बेटा वाजिद मेरी बात तो सुनो। तो वो लड़का घबरा जाता है, वापस लौट कर आता है। इससे पहले कि जब उस बूढ़ी औरत को चीखने का, चिल्लाने का एक अवसर मिला था तो उसने चीख कर नहीं, बड़े प्यार से कहा था, बेटा वाजिद तुम ही थे ना। बस इतना कहते ही उसे पता था कि घर के अंदर कौन सा सामान किस जगह रखा हुआ है और कहाँ नहीं रखा हुआ है। सीधा वह दौड़ता हुआ जाता है जहाँ पर धारदार हथियार या कि चाकू रखा हुआ था, और चाकू से अपनी ही चाची का गला रेत देता है। और जैसे ही गला रेतता है उस बूढ़ी औरत की जो चीखें थीं हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। लेकिन उसने कपड़े पकड़कर उस लड़के के छीना झपटी करने की कोशिश की थी, गले दबा होते हुए भी उसको मारने की कोशिश की थी। उसके बाद भी जो कुछ अपने हाथों पर जो खून के धब्बे थे वो उसकी शर्ट पे लग जाते हैं, और शर्ट पे लगने के बाद यही छीना झपटी में कुछ सर के जो बाल थे उसकी गले में जो चैन पड़ी हुई थी उसके अंदर फंस जाते हैं। और वो लड़का ये सोचकर कि भाग जाता है कि शायद उसे ना किसी ने देखा है और ना ही इस बूढ़ी औरत की चीखें किसी ने सुनी है। लेकिन क्राइम को करने वाला कितने ही शातिर तरीके से उसे क्यों ना कर ले, लेकिन वो गलती करता है, और गलती यही कर रहा था। उसे लग रहा था कि पूरा गांव इस मैयत में, इस मौत में, इस लाश के साथ बिजी है, और वो यहाँ से दूर अपने खेतों की तरफ चला जाएगा तो कोई उस पर शक नहीं करेगा। और शायद शक की यही वजह बनती है। जब उससे पुलिस पूछताछ कर रही थी तो उस शर्ट जो रात में उसने पहनी हुई थी उसके कपड़े उतरवाए जाते हैं। कपड़े उतरवाने से पता चलता है कि उसके शरीर पर खरोंच के बहुत सारे निशान थे। वैसे ही महिला के भी शरीर पर खरोंच के चोट के निशान थे। उस लड़के ने भी स्वीकार कर लिया कि वो अपनी सगी चाची के साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहा था, चाची से हाथापाई के चक्कर में। और चाची ने जब उसे पहचान लिया तब उसने इस घिनौने कृत्य को, यानी कि अपनी चाची के कत्ल करने की घटना को अंजाम दे दिया। उसने पुलिस से बचने के लिए उसने अपने जो शर्ट थी उसे जाकर धो दिया। दुनिया के लोग शर्ट या कपड़े जब धोते हैं तो उसे घर के आंगन में या तार पर सुखाते हैं, धूप में सुखाते हैं। लेकिन उस लड़के ने उस शर्ट को अपनी सेफ अलमारी के अंदर वैसे के वैसा गीला रख दिया। जब पुलिस वालों ने उससे पूछा कि रात तुमने कौन से कपड़े पहने हुए थे, जब वो शर्ट लेके आता है सेफ अलमारी के अंदर से निकाल के, तो पुलिस भी हैरान थी, परेशान थी कि आखिरकार इसने इसके अंदर क्यों रखी है। उसे यही डर था कि कहीं ना कहीं पुलिस को पता ना चल जाए। जब पुलिस उसकी तरफ देख रही थी, शरीर पर खरोंच के निशान के साथ साथ उसके गले में जो सोने की चैन पड़ी हुई थी उसमें बूढ़ी औरत का वो बाल उसमें अटका हुआ था। और इस बात को काफ़ी देर समय, मतलब
12 या 15 घंटे के अंदर अंदर बीत चुके थे, लेकिन उसका ध्यान उस बाल पर गया ही नहीं था। वो बाल हालांकि टूट कर उस चैन में अटका था, जिसकी लंबाई अब ज़्यादा नहीं बची थी। ऐसे बहुत सारे सबूत पुलिस ने इकट्ठे किए हैं और डीएनए सैंपल उस महिला के हाथों में जो छीना झपटी के अंदर उसकी खरोंच उसके शरीर पे पड़े थे, तो कुछ ऐसे सैंपल भी निकालने की कोशिश की जा रही है। पुलिस बहुत ही पुख्ता सबूत जुटाए हैं, साथ ही पुख्ता चार्जशीट लगाकर इस आरोपी को बड़ी से बड़ी सज़ा दिलाने की कोशिश की जा रही है। जो एसपी देहात हैं राम अर्ज कहते हैं कि उन्होंने अपने कार्यकाल में ऐसा भयानक दृश्य कभी नहीं देखा। एक सगा भतीजा अपनी सगी चाची के साथ ऐसा घिनौना कृत्य करता है और उसे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होता। जो ये इसका भतीजा है, इसके बाकी के जो बहन भाई हैं, चचेरे जो बहनें हैं और इसका भाई है, वो बाकी सब बड़े हैं और ये छोटा है। जब इससे पुलिस ने पूछा कि तुमने ऐसा क्यों किया, तो उसने कहा कि साहब मुझे नशा हो गया था, नशे में मैं बिल्कुल अंधा हो चुका था। इसलिए वाकई दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है। नशा भी इतना नहीं करना चाहिए कि आप अपने और पराये में फ़र्क भूल जाएं। और इस लड़के ने भी ऐसे ही किया। जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा विश्वास कर सकते हैं, जिन रिश्तों पर हम सबसे ज़्यादा यकीन कर सकते हैं, उन रिश्तों को ऐसे लड़कों ने, ये देखने में तो इंसान जैसा लगता है वाजिद, लेकिन इसके कारनामे, उसके जो कर्म हैं, जानवरों से भी बदतर हैं। जानवर भी ऐसे कर्म बिल्कुल नहीं करते। जाते जाते वही रोज़ की तरह जो लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें उदित राज मेरठ यूपी के हैं, दिव्या गौतम हैं, अनु भारती बुलंदशहर यूपी की हैं, कादिर खान मेरठ से हैं। आप सभी को जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं। ट्विटर पर सोनाली संतोष देवी हैं, जो मुंबई महाराष्ट्र से हैं। इन्होंने ट्विटर पर मुझे ट्वीट किया था और कहा था कि आप मेरा नाम नहीं ले रहे हैं। कई बार नाम इसलिए नहीं ले पाते क्योंकि कमेंट पर नज़र नहीं पहुंच पाती है। इसके लिए आप नाराज़ मत होइए, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा। दूसरा, जो यूट्यूब पर कमेंट करने वाले हैं, लीना हैं, शैलेंद्र यादव, नीतीश कुमार, मोहम्मद सुल्तान, श्रवण सिंह, बेली शाह लंदन से हैं, रोहतास नेहरा, राजवीर सिंह, संजू जक्शन और अनु वर्मा, सरफुद्दीन खान, वैशाली कश्यप, सलीम खान, कासिम अली राजस्थान से, नारायण दत्त, सुनील लोधी, मोतीलाल प्रजापति, अनूप सिंह, अजीत सिंह, आरती सिंह, राजू, रंजन यादव, ओमकार सिंह, राजनाथ सिंह, पुखराज सिंह, रिया मलिक, अंकुश गौतम खुर्जा, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद शाहिद माधोपुर, लोकेंद्र चौधरी, ये यूट्यूब पर कमेंट करने वाले थे जिन्होंने नाम लेने की अपील की थी। और फेसबुक पर गौरव यादव, विसोली बदायूं उत्तर प्रदेश, धीरज पांडे, आशीष सिंह, जगदीप प्रसाद भादो राजस्थान, शहजाद भाटी सिकंदराबाद यूपी, के राजपूत, फैज़ान बाबू यूपी, सावित्री वाला नादी, विजय सिंह रामपुर, राकेश कुमार थापन, दिनेश रघुवंशी बुलंदशहर, अनवरुल हुसैन, शीश राम एटा यूपी, आरडी सिंह नोएडा, अरुण प्रभापंत लखनऊ, नरेश माहौर हापुड़, ठाकुर प्रदीप राघव, लक्ष्मण कुमार आजमगढ़, शैलेंद्र प्रताप सिंह कानपुर, अवधेश सिंह आगरा, रामकेश मीणा दोसा, सोमनाथ इंडियन नेवी से हैं, ये वरबकर, सुभाष शर्मा अलीगढ़ से हैं, अकबर अब्बासी मुजफ्फरनगर से, हेमंत चौधरी, प्रेम कुशवाहा गोंडा, जसवंत सिंह रावत, मोहम्मद कैफ खान बरेली। आप सभी का दिल की गहराइयों से शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।